हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो इसमें 6 शिक्षक शामिल हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के 6 शिक्षक शामिल हैं और केंद्र सरकार ने इनकी गंभीर दावेदारी पर मुहर लगाई है और इन पर शिक्षकों को नेशनल जूरी के समकक्ष अपना प्रस्तुति करना होगा। 5 अगस्त को बिहार के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के बिहार में नामित किए गए 6 शिक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशगी होगी। नामित 6 शिक्षक में से 4 पुरुष जबकि 2 महिला शामिल हैं। जबकि 3 माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं। ये शिक्षक कैमूर, गया, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, मधुबनी और पटना जिले के हैं। तो ये बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? 6 शिक्षक। अगला प्रश्न है, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार में कहाँ पर रेल इलेक्ट्रिक इंजन की मरम्मत होगी? तो ये हो गए जमालपुर में। तो बिहार में जो पहला इलेक्ट्रिक इंजनों की जो मरम्मत एवं रख रखाव होगा बिहार के जमालपुर में होगा। हाल ही की घोषणा के अनुसार जमालपुर रेल कारखाना बिहार का पहला रेल कारखाना होगा जहां इलेक्ट्रिक इंजनों की मरम्मत होगी और यहां अब इलेक्ट्रिक इंजनों का रख रखाव भी होगा। वर्तमान में ऐसी इलेक्ट्रिक इंजनों का रख रखाव पश्चिम बंगाल के लिलुआ में होता था, जो अब कहाँ होगा? बिहार के जमालपुर में। जो रेलवे इंजन का जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है उसका रख रखाव मरम्मत का कार्य जमालपुर में होगा। अगला प्रश्न है, उससे पहले उनके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। जो जमालपुर रेलवे स्टेशन है ये मुंगेर में स्थित है। उनका मुख्यालय जिसके अंतर्गत उस मुख्यालय के अंतर्गत मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा आता है। उसी तरह आप पूरी बिहार के जितने जिला के मुख्यालय हैं जो रेलवे का मुख्यालय है उनके अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं उनको देख सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हाल ही में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं कांस्य पदक। कब जीते हैं? 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के 10वें दिन बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने चीन के हेबी जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता है। इस प्रकार वह ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का दूसरा पदक है। सबसे पहले मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग के 49 किलो भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। जो कांस्य पदक जीती है पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ये किसको हरा के जीती है? हेबी जियाओ को, जो कहाँ की है? चीन की। ये पूछा जा सकता है कि हेबी जियाओ किस देश की है? चीन की। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब के बटन है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल का बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे होगा क्या कि कोई भी वीडियो आने वाले होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की वंदना कटारिया ओलंपिक की मैच में गोल की हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है? तो ये जो संबंध रखते हैं ये हरिद्वार उत्तराखंड से हैं। इनका नाम वंदना कटारिया है। ये वंदना कटारिया का इमेज आप देख रहे होंगे। हाल ही में चल रही ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने
ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका को 4-3 से हराया। इसी मैच में हरिद्वार उत्तराखंड की वंदना कटारिया ने 3 गोल दागकर इतिहास रच दिया और इसके वे ओलंपिक मैच में हैट्रिक लगाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। वंदना कटारिया के लिए अब तक 218 मैच खेल चुकी है और कुल 58 गोल किए हैं। इस वर्ष 2021 में उन्हें अर्जुन अवार्ड के लिए भी नामित किया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान की बात करें तो रानी रामपाल है। ये 218 मैच खेल चुकी है जिसमें 58 गोल किए हुए हैं, जो टोक्यो ओलंपिक में 3 गोल किए हैं। ये हरिद्वार के उत्तराखंड से अपना संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, केरल सरकार ने हाल ही में किस योजना के तहत मिनी पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है? ये लिए हैं कृषि कर्ण जो योजना है उसके अंतर्गत पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया गया। तो ये है कहाँ? ये केरल राज्य में स्थित है। केरल सरकार ने हाल ही में कृषि कर्ण परियोजना के तहत मिनी पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है। यह एक प्रकार का ग्रीन हाउस है जो नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑफ क्यूरो 3 इनोवेशन की एक संयुक्त पहल है। क्यूरो इनोवेशंस एक स्टार्टअप कंपनी है जो खेतों के लिए एंड टू एंड सपोर्ट प्रदान करने का दावा करती है। जो कृषि कर्ण है, जो पॉली हाउस बनाने के लिए जाना जाता है, ये किस राज्य में? ये केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो नासा ने संयुक्त मिशन निसार नासा इसरो सिंथेटिक एप्टीट्यूड रडार उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किए हैं 2023 में। हाल ही में इसरो नासा ने संयुक्त मिशन निसार, इसका मिशन का नाम क्या है? निसार इसरो सिंथेटिक्स एप्टीट्यूड रडार उपग्रह को 2023 में लॉन्च करने की घोषणा की है। ये किसने किया है? नासा ने। इस मिशन का नाम क्या है? मिशन निसार इसरो और नासा के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। एक कैसा मिशन है? पृथ्वी अवलोकन मिशन है, जो पृथ्वी के बारे में अंतरिक्ष में जो उसको भेजा जाएगा तो उस पृथ्वी को बारे में बताएगा। यह एक डुअल बैंड एल बैंड और एस बैंड रडार इमेजिंग मिशन है जो उन्नत रडार छवियों का उपयोग करके पूरे विश्व में पृथ्वी की सतह पे परिवर्तन का मापन करेगा। जैसे ऊपर जो कोई भी परिवर्तन एवं घटना होगा उसको पृथ्वी पर उसका मापन किया जाएगा। ये जो मिशन है निसार मिशन 2023 तक इसकी लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने के लिए सहूलियत के लिए हाल ही में किस नाम से एक नई मशीन बनाई गई है? ये बनाई गई है दिव्य नयन। जो व्यक्ति अंधेपन है उसको पढ़ने के लिए दिव्य नयन एक मशीन बनाया गया है जिसके अंतर्गत वे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो उनको कुछ डिटेल से देख लेते हैं। दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने की सहूलियत को बढ़ाने के लिए हाल ही में एक नई मशीन दिव्य नयन तैयार किया गया है। इस मिशन का निर्णय चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के द्वारा किया गया है। यह मशीन संपर्क स्कैनिंग पद्धति पर आधारित है जो मल्टी कॉलम दस्तावेज को विश्लेषण करके पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है। उपयोगकर्ता जिस दस्तावेज को पढ़ना चाहते हैं उसके ऊपर इस उपकरण को रखता है, फिर वह स्कैन होकर ऑडियो फाइल मशीन में ऐड हो जाती है जिन्हें उपयोगकर्ता ध्यान से सुना जाता है। इसमें USB, ब्लूटूथ, वाईफाई, लैंड हेडफोन इत्यादि जैसे
इंटरफेस शामिल है। जैसे किसी चीज़ को अंधेपन व्यक्ति को किसी चीज़ को पढ़ना है, सिर्फ उस मशीन को उसके ऊपर स्कैनिंग करना है, जिससे वह ऑडियो फाइल में कन्वर्ट होता है और उसे आसानी से कोई भी व्यक्ति सुन सकता है। तो ये किस राज्य के वैज्ञानिक किए हैं? चंडीगढ़। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये किए हैं मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कंपनी लिमिटेड, जो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने गोवा स्थित मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कंपनी लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने ये फैसला बैंक की खराब वित्तीय हालात को चलते लिया है। अर्थात रिजर्व बैंक के अनुसार यह वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान कर पाएंगे। जब यह लाइसेंस रद्द किए जाने के साथ ही बैंक के जमा लेन देन में पेमेंट करने पर भी रोक लगा दिया जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मडगांव का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कंपनी लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिससे वो किसी प्रकार के बैंक में लेन देन नहीं कर सकता है। भारत और किस नौसेनाओं के बीच हाल ही में समन्वित गश्ती कॉर्पोरेट के 36वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये किया गया इंडोनेशिया के साथ। ये जो कॉर्पोरेट गश्ती का संस्करण था भारतीय नौसेना का, ये 36वां संस्करण था जो इंडोनेशिया के साथ चल रहा था। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच समन्वय गश्ती कॉर्पोरेट के 36वें संस्करण का आयोजन किया गया था। ये कैमा संस्करण था? 36वां। इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। अब तक से भारत और इंडोनेशिया समुद्री सहयोग मजबूत करने के लिए प्रतिवर्ष 2 बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन मतलब IMBL पर समन्वय गश्ती करता है। जो भारत और इंडोनेशिया के साथ ये कॉर्पोरेट भारतीय नौसेना का जो गश्ती होता है, ये भारत में 2 बार ट्रेनिंग करते हैं, साल में 2 बार ट्रेनिंग करते हैं। इसकी शुरुआत 2002 में किया गया था। अगला प्रश्न, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित दिग्गज एथलीट मान कौर का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो जो इनका निधन हुआ 105 वर्ष की उम्र में। इसका नाम क्या था? दिग्गज एथलीट मान कौर, जो 105 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। दिग्गज एथलीट मान कौर का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। आपसे ये पूछ सकता है कि मान कौर का जन्म कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में। इनका उम्र जो 105 साल में ये मृत्यु हो गई इनकी। मार्च 1916 में हुआ था। जो कब हुआ था? मार्च 1916 में इनका जन्म हुआ था। वे दुनिया के सबसे बुजुर्ग एथलीट में से एक है जिनका हाल ही में निधन हुआ। जो चंडीगढ़ से इनका संबंध है और 105 वर्ष में इसका निधन हो गया। उन्होंने कुल 35 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल अपने नाम किए हैं। 2011 में मान कौर को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया था। इसके अतिरिक्त उनके उपलब्धियों को देखते हुए पिछले साल महिला दिवस 8 मार्च को उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये कितने मेडल अभी तक ले मतलब पुरस्कार अभी अंतर्राष्ट्रीय मेडल अपने नाम कर चुके हैं? 35, जिनकी मृत्यु 105 वर्ष में हो गई है। इनका संबंध जो मान कौर का संबंध है चंडीगढ़ से। अगला प्रश्न, हाल ही में इंटेल ने किसके साथ मिलकर AI फॉर ऑल पर्ल को लॉन्च करने की घोषणा की है? ये किए हैं शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
कि इस तरह से इनका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो शिक्षा विभाग ने AI फॉर ऑल शिक्षा विभाग ने शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ अपना पहल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, इससे डिटेल्स कुछ देख लेते हैं। इंटेल ने हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से AI फॉर ऑल पहल लॉन्च करने की घोषणा की है। जो कौन करेगी? CBSE मतलब शिक्षा मंत्रालय। यह पहल देश की सभी के लिए कृत्रिम बुद्धिमानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादी समझ पैदा करने और इस पर वर्ष 1 मिलियन नागरिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और कार्य से परिचित कराने के उद्देश्य से लिया गया। जो ये पहल जो लॉन्च किया गया शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से किया, जो CBSE के माध्यम से यह लॉन्च किया गया। इनका नाम A फॉर ऑल पहल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में कितने नए एम्स खोलने की मंजूरी दी है? तो ये दिए हैं 22 एम्स। जो हाल ही में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत भारत में 22 नए एम्स खोले जाएंगे। वर्तमान में स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत देश भर में 22 नए एम्स खोलने की मंजूरी दी है। वर्तमान में भारत में कुल 11 एम्स अस्पताल थे, जो अब 22 और नया एम्स खोला जाएगा, जो इनके द्वारा खोला जा रहा है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।